हेलो, हाय, नमस्कार। मैं रजत सिंह आप सबके सामने जीएस साधना के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से हाजिर हूँ और अपने किए हुए वादे के अनुसार हिस्ट्री की क्लास लेकर के आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो हिस्ट्री को हम समझेंगे आज। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री को पढ़ने के सोर्स कौन कौन से होते हैं और कैसे हिस्ट्री लिखी गई है और क्या क्या चीज़ें हिस्ट्री में जानने लायक हैं उसको देखेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कम से कम आज पाषाण काल को हम कंप्लीट कर पाए और नेक्स्ट वीडियो में जिससे हम सिंधु घाटी सभ्यता तक पहुंच सके। और कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी हम एंशियंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर दें। और मिडवल हिस्ट्री में बहुत कम समय लूंगा क्योंकि मिडवल हिस्ट्री से क्वेश्चन भी उस हिसाब से कम आने लगे हैं। और सबसे लंबा सेशन आपका मॉडर्न हिस्ट्री का रहेगा जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैनल को पे अगर आप नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। और ये जो हिस्ट्री मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, एक्चुअली मैं हिस्ट्री पढ़ाता नहीं, हिस्ट्री में कहानी सुनाता। कहानियों को सुनिए, समझिए और की पॉइंट्स को कॉपी पे नोट करते चलिए। होता क्या है कि पहले आपको करना ये है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और इस बात को अगर आप कर ले जाते हैं तो हिस्ट्री जैसा वास्ट सिलेबस, जो हिस्ट्री का वास्ट सिलेबस है, वो भी आपको बहुत इजी लगेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है। 1 घंटे आधे घंटे की जितनी क्लास होगी पूरी क्लास करनी है आपको और उसमें से जो की पॉइंट्स हैं उनको आपको कॉपी पे नोट करना है। उसके बाद क्या करना है, जो मैंने पढ़ाया है वो लगभग 15 मिनट में आप रिवीजन मार सकते हैं। ठीक, रिवीजन मारने के बाद नेक्स्ट डे आपको क्या करना है कि 2x मोड पे लगाइए या 1.5x पे लगा दीजिए। जितना मैंने पढ़ाया है इसको एक बार आप सुन लीजिए। तो एक बार आपने पूरी पूरी क्लास की, उसके बाद आपने उसका नोट्स ही बनाया हुआ है साथ साथ पढ़ते पढ़ते। और नेक्स्ट में आपको क्या करना है कि उसको 1.5x पे एक बार और सुन लेना है। उसके बाद आपको सादा पेज उठाना है। मैंने जो जो चीज़ें पढ़ाई हैं, जो जो की पॉइंट्स हैं, उनको एक तरीके से कह सकते हैं ड्राफ्टिंग करनी है आपको। जब आप उस पर ड्राफ्टिंग कर देंगे तो मेंस में भी आपके पास टॉपिक को सोचने के लिए समय नहीं लगेगा। आप तुरंत हाथ आपका चलता जाएगा और आप उसको कंप्लीट करते जाएंगे। प्री के लिए भी तैयार हो जाएगा और मेंस के लिए प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। तो इस तरीके से उस वीडियो को आपको 2 बार सुनना है। पहले तो जो विधिवत में पढ़ाऊंगा वो करना है और उसके बाद क्या करना है आपको, उसको 1.5x 2x जैसी आपको सुविधा लगे उसमें देख करके फिर आपको एक बार सुन लेना है, फिर ड्राफ्टिंग करनी है पेज पे लेकर के। और बस इतना अगर आप मेरे साथ कर देते हैं, लगभग 4 महीने तो मैं 52 के चल रहा हूँ, हिस्ट्री की क्लास चलेगी, इससे कम तो नहीं चलेगी। जल्दी पढ़ने में बाकी जैसे यूट्यूब पे क्लासेस पड़ी हुई हैं वैसे मैं पढ़ाऊँ तो मैं भी 2 महीने में आपकी हिस्ट्री कंप्लीट करवा सकता हूँ। लेकिन हिस्ट्री में एक भी 90% तक अगर आपको पहुँचना है, 80 से 90% तक जैसा मैंने कहा था, तो क्लासेस लंबी हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी भी चलता रहेगा। अच्छा, कोशिश मैं ये करूँगा कि हिस्ट्री के साथ साथ मैपिंग की भी एक क्लास में स्टार्ट कर दूंगा ज्योग्राफी से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि मैपिंग में केवल वर्ल्ड मैप यहाँ पे लगाना है और फिर मुझे पढ़ाना है, तो मैपिंग की जा सकती है। और हिस्ट्री पढ़ने के साथ साथ ज्योग्राफिकल एरिया भी अगर आपको पता चलता जाएगा तो हिस्ट्री उतनी इजी होती चली जाएगी। तो चलते हैं हिस्ट्री की अपनी पहली क्लास में। पहली क्लास है, शुरुआत है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले इतिहास की। इस पर आने से पहले सबसे पहले मैं अपने बोर्ड पर आना चाहूंगा। ग्रीन थीम ज्यादा बेटर है, इसी थीम पे रहते हैं। और इस थीम के साथ मैं सबसे पहले आपको समझाना चाहूंगा क्या कि इतिहास क्या है। एक काम करते हैं, इसको चेंज करते हैं। ठीक है, इतिहास क्या। जब तक आप किसी विषय के बारे में नहीं जानेंगे तब तक विषय के अंदर चीजों तक पहुंचना भी उतना ही दुर्लभ हो जाएगा। हम इतिहास में पढ़ने क्या जा रहे हैं, इतिहास को हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि क्यों इतिहास को पढ़ाया जा रहा है आपके सिलेबस में। क्यों, वाई। इतिहास पढ़ने से और इतिहास को पढ़ा कैसे गया, नेक्स्ट कैसे पढ़ा गया। ठीक है, और इतिहास से हम सीख क्या सकते हैं, क्या हमें सीखना है।
इन चीजों पे पहले हम बात करते हैं। नंबर 1, नंबर 2 पे नहीं, एक्चुअली इसको हम कर देते हैं नंबर 2, और थर्ड नंबर पर हम पढ़ते हैं कि इतिहास पढ़ना कैसे है। क्लियर? ठीक। पहला क्वेश्चन आता है कि इतिहास सर हम पढ़ते क्यों हैं। इतिहास में बहुत अच्छी कार्ल मार्क्स ने एक लाइन बोली थी, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ट्रेजेडी, सेकंड एज फार्स। ऐसा क्यों कहा था उन्होंने? इतिहास स्वयं को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में और फिर प्रहसन के रूप में। इतिहास में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा मेडिवल हिस्ट्री में कि ज्यादातर अटैक इधर ही से हुए हैं, और जब जब हमने इस बॉर्डर को वीक किया है तो विदेशी आक्रमण बहुत ज्यादा हुए हैं। इसी विदेशी आक्रमण में महमूद गजनवी ने भी जिस टेक्निक का, या कह सकते हैं कि जिस तकनीकी का प्रयोग किया था आक्रमण करते समय, और जो गलती हमारी महमूद गजनवी के साथ काल में हुई थी, ठीक 200 साल बाद जब मोहम्मद गौरी का अटैक होता है तब भी हम सेम गलती दोहराते हैं। अगर हमने इतिहास को फॉलो किया होता तो हम गलती को दोहराते बिल्कुल भी नहीं। हम इतिहास को पढ़े होते तो हमें पता होता कि ज्यादातर अटैक यहाँ पर हो रहे हैं, हिमालय हमारा सेफ है, इधर से अटैक होने के चांसेस कम है। अगर हम इस बॉर्डर को मजबूत कर लेते हैं तो हम इंडिया पे पूरी तरीके से जितने शासक हैं वो राज करेंगे, और राज करने के साथ साथ बहुत सरलता के साथ अपने बॉर्डर को सिक्योर कर लेंगे। समझ रहे हैं कि क्या होता है कि इतिहास आपको आपकी गलतियां बताता है, और आपकी ही नहीं, आपके पहले भी जो लोग गलतियां कर गए हैं उन गलतियों को बताता है, और उसमें किस प्रकार सुधार करना है इसको भी बताता है। इतिहास पढ़ना इसलिए जरूरी नहीं है हम जिंदगी में खुद गलतियां करें फिर सीखें, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार हम किताबें क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम दूसरों की लाइफ से इंस्पायर हो सके, और नेक्स्ट चीज क्या है कि उसने जो निर्णय लिए हैं उस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ा है, और अगर हमारे जीवन में भी उस प्रकार की परिस्थिति आती है तो हम किस प्रकार का निर्णय लेंगे, ये समझ डेवलप करने का काम ही क्या करती है, हिस्ट्री करती है। और किताबों से हम यही सब सीखते ही हैं कि दूसरों ने जो गलतियां की हैं अपने जीवन में वो गलतियां हमसे ना हो। यही चीज हमें इतिहास बताता है कि वास्तव में भूतकाल में जो भी क्रियाकलाप हुए हैं, जो भी कार्य हुए हैं, वो वर्तमान को भी प्रभावित कर रहे हैं। कैसे कि भूतकाल में जो निर्णय दिए गए हैं उसके इफेक्ट को देखते हुए वर्तमान में भी अगर भूतकाल जैसी परिस्थिति आती है तो हमें कौन से निर्णय लेने हैं और कौन से निर्णय नहीं लेने हैं, ये हम इतिहास पढ़ के सीख जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था महमूद गजनवी और महमूद गौरी का। दूसरा हम बात करेंगे नेपोलियन की भी बात कर लें। जो गलती नेपोलियन ने रशिया में जाकर के की थी, सेम उसी प्रकार की गलती हिटलर भी कर देता है। जो गलती नेपोलियन ने की थी वही गलती हिटलर भी करता है। तो हिटलर कहीं ना कहीं अगर ये चीजें समझ जाता तो नेपोलियन जैसी गलती वो भी नहीं करता। जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मैं दोनों को कनेक्ट करके आपको समझाऊंगा कि क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हिस्ट्री इसलिए जरूरी है कि हम अपने प्रेजेंट को बेहतर बना सकें अपने भूत को जान करके। ठीक है। इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं। इतिहास में क्या पढ़ते हैं? ज्यादातर जो हमारा सेंटर होता है वो होता है भारतीय इतिहास। मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा पूरा फोकस होता है वो इंडिया के इर्द गिर्द होता है, और उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। यानी ज्यादातर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो हिस्ट्री से मिलेंगे, हिस्ट्री में भी इंडियन हिस्ट्री से मिलेंगे, और फिर क्वेश्चंस वर्ल्ड हिस्ट्री पे आते हैं जो मेंस में आते हैं। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री हो सकता है कि मैं मिडवल हिस्ट्री पढ़ाने के बाद मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पर ही आऊँ। क्यों आऊँगा? क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ेंगे उसके बाद जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप कनेक्ट कर सकते हैं।
विश्व में क्या परिदृश्य चल रहा है और भारत पर क्या परिदृश्य होगा, भारत पर क्या इफेक्ट पड़ा उसको, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री में मैं आपको कनेक्ट करके बताऊंगा तो आप इजिली उस चीज को क्या करेंगे, समझ जाएंगे। ठीक है, तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं मिडवल के बाद अगर हो सका तो मैं मॉडर्न ही ले आऊंगा, नहीं तो कोशिश यही रहेगी कि मैं वर्ल्ड हिस्ट्री ले आऊं फिर उसके बाद मॉडर्न आऊंगा। ठीक है, क्यों समझ में आया आपको कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, अब इतिहास क्यों पढ़ते हैं ये तो समझ में आ गया, लेकिन इतिहास है क्या, अब इस पे बात करते हैं। अब किस पर सेकंड क्वेश्चन क्या है, इतिहास क्या है। कंप्यूटर जी एक पेपर और दिया जाए। ठीक है, तो पहली चीज हमने क्या पढ़ी, इतिहास क्यों पढ़ा जाए। भाई किसी भी विषय को उठाने के पहले सबसे पहले मेरा ये मानना है कि हम उसको क्यों पढ़ें, ये मैं आपको बता दूं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इतिहास क्या है। अगर आपने ये जान लिया इतिहास क्यों पढ़े, तभी तो आपकी इंटरेस्ट जागेगी कि इतिहास क्या है। तो अब अगर आपका इतिहास क्या है ये जानने का इंटरेस्ट पैदा हुआ है तो मैं स्पष्ट करता हूं इतिहास क्या है। इतिहास क्या है, तो बीती हुई घटनाओं का, बीती हुई घटनाओं का व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। बस इतना आप बोलिए, चाहे इंटरव्यू से लेकर के कहीं भी आता है, इतना आप बोल देंगे तो आपने पूरी इतिहास की परिभाषा एक लाइन में बता दी। इतिहास क्या है, बीती हुई घटनाओं का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन। ठीक है, अब इसमें दो सेंटेंस, हम दो चीजें हमको पकड़ के चलनी है। क्या चीजें पकड़ के चलनी है कि उसमें क्या आ रहा है, तो एक शब्द तो आ रहा है बेटा जी व्यवस्थित, और एक सेंटेंस आ रहा है क्रमबद्ध, इसको पकड़े। ठीक, किसको पकड़ा हमने, व्यवस्थित और क्रमबद्ध को। अब इसके बारे में मैं एलोबरेट कर दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि इतिहास क्या है। व्यवस्थित, व्यवस्थित का यहां पर तात्पर्य यह है कि किसी भी कालक्रम में, कोई भी कालक्रम अगर हम लेते हैं तो उस कालक्रम में या उस कालक्रम की सामाजिक व्यवस्था कैसी है, ठीक, धार्मिक व्यवस्था कैसी है, आर्थिक व्यवस्था में क्या हो रहा है, और साथ ही साथ राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। ठीक है, बीती हुई घटनाओं का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इतिहास क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि भूतकाल में जो परिस्थितियां आई थी अगर वर्तमान में वैसी परिस्थितियां आ जाती हैं तो हमें कैसा निर्णय लेना है, ये चीज हमें इतिहास बताता है। अब यहाँ पर दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, एक व्यवस्थित एक क्रमबद्ध। व्यवस्थित का मतलब क्या है यहाँ पर कि सबसे पहले हम एक कालक्रम लेंगे और उस कालक्रम में राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था कैसी है। जैसे जब हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि उस कालक्रम में क्या राज व्यवस्था थी, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, राजा का चुनाव कैसे होता था, एंशिएंट हिस्ट्री में बताऊंगा, सभा समिति गण और विधक जैसी संस्थाएं थी, या फिर आगे चल के सेना बाहुबल के आधार पर राजा
बनता था। ठीक है, तो इस तरीके से राजा का चुनाव कैसे होता था, राजा के इर्द गिर्द जो प्रशासन होता था, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, सामंतवाद व्यवस्था थी या फिर कोई और व्यवस्था थी, किस प्रकार से राजा शासन करता था अपने राज्य पे। अगली चीज क्या देखेंगे कि प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन से होते थे, ठीक है, और वो प्रशासनिक अधिकारी किन किन चीजों को देखते थे। ठीक है, जैसे मौर्य काल में सीता अध्यक्ष होता था जो कि कृषि से संबंधित चीजों को देखता था। ठीक है, पाण्या अध्यक्ष होता था जो कि टकसाल जैसे कामों को देखता था। इस तरीके से किस प्रकार से अलग अलग विभाग राजा ने बना रखे थे और उनके अध्यक्ष जो थे उनका नाम क्या क्या था और क्या क्या विभाग उन्होंने, विभाग का क्या नाम था, स्पेशली उसको देखेंगे। अगली आती है सामाजिक व्यवस्था। राजा से रिलेटेड जितनी प्रशासन वगैरह थी वो हमने किस में रख दी, राजनीतिक व्यवस्था। अगली है सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था का मतलब क्या है, उस कालक्रम में उस संबंधित राजा के शासन में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, ठीक है, और दास थे कि नहीं थे, ठीक है, और कह सकते हैं कि जो अंतिम वर्ग के व्यक्ति होते हैं उनकी स्थिति कैसी थी और उनकी विचारधारा किस प्रकार की थी। इन सब चीजों के बारे में हम कहां पर बात करेंगे, सामाजिक व्यवस्था में। क्या महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया गया था कि नहीं दिया गया था, महिलाएं किस प्रकार से समाज में स्वतंत्र होकर के घूम सकती हैं, क्या उस संबंधित काल में पर्दा प्रथा था, क्या उस संबंधित काल में दास प्रथा थी, दास प्रथा थी तो किस प्रकार की थी, ठीक है, दासों को किस प्रकार से रखा जाता है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग किसमें बात करेंगे, सामाजिक व्यवस्था में। अगला टॉपिक हम देखते हैं धार्मिक व्यवस्था। धर्म के बारे में बात देखते हैं, ठीक है। धर्म के बारे में हम क्या देखेंगे, तो धर्म में देखेंगे कि धार्मिक विचारधारा कैसी थी, क्या बहुदेववाद था या एकेश्वरवाद था, ठीक है, और जो धार्मिक व्यक्ति थे, धार्मिक संस्थाएं थी, उनका राजा के प्रशासन में किस प्रकार का योगदान था और राजा धर्म को किस प्रकार से संरक्षण प्रदान करता था और किस धर्म को कितना संरक्षण प्रदान करता था, इन पर बात करेंगे। और हर एक फेज में मैं आपको बताऊंगा कि एक ना एक बार, जिसे रेनेसां कहते हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार कहते हैं, जिसकी बात पश्चिम हमेशा करती है, लेकिन वो धार्मिक सुधार हर एक समय के बाद हम लोगों के भारत में भी होता रहा है। जैसे मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्या आएगा कि बौद्ध और जैन धर्म, ये क्या है, ये भी तो धार्मिक सुधार हुआ था। उसके बाद फिर कौन से आते हैं, मौर्यन और गुप्ता पीरियड आ जाएगा। उसके बाद जब हम देखते हैं कि मौर्यन गुप्ता पीरियड आ जाता है, उसके बाद फिर एक कह सकते हैं हम धार्मिक सुधार आंदोलन शुरुआत होते हैं। उसके बाद जब अंग्रेजों के समय में आते हैं तब हम लोग देखते हैं कि भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट चलेगा मॉडर्न हिस्ट्री में, है ना। इस तरीके से क्या होता है कि समय समय पर हमारे यहाँ भी धार्मिक मूवमेंट, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन होते रहे हैं। उनके बारे में भी हम किस में बात करेंगे, धार्मिक व्यवस्था में, और संबंधित कालक्रम में कैसी धार्मिक व्यवस्था थी उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है आर्थिक व्यवस्था। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, 3 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, ठीक है। प्राइमरी में कृषि होता है, पता ही होगा आपको। सेकेंडरी में क्या होते हैं, फैक्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, और टर्शरी में क्या होता है, सेवा, सर्विस। जो सर्विस होती है वो टर्शरी सेक्टर में जाती है। तो संबंधित कालक्रम में जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का कितना योगदान था, ठीक, उसमें कह सकते हैं हम इन सब चीजों का कितना योगदान था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करते थे, और ट्रेड का कितना योगदान था, सेकेंडरी सेक्टर में देखेंगे। और टर्शरी सेक्टर में जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो संस्थाएं बनाई गई थी, जिसको हम राजनीतिक व्यवस्था में देख चुके हैं, इन संस्थाओं, ये संस्थाएं भी जो सेवा प्रदान करती थी, जो प्रशासन चलता था, उससे भी इनकी अर्थव्यवस्था चलती थी। तो इस प्रकार से हम तीनों सेक्टर देखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। तो समझ में आया आपको, व्यवस्थित शब्द यहाँ पर एक शब्द इन समस्त चीजों को अपने साथ समेटे हुए है कि उस कालक्रम में हम उसकी राजनीतिक व्यवस्था, अर्थात राजा कैसा है, राजा का चुनाव कैसे हो रहा है, प्रशासन कैसे चल रहा है, ये हम राजनीतिक व्यवस्था में देखेंगे। सामाजिक व्यवस्था पर जब हम आएंगे तो हम देखेंगे कि समाज
कैसा चल रहा था, समाज में वर्गीकरण था क्या कि नहीं था, स्त्रीकरण था कि नहीं था, समाज में स्त्रियों की कैसी व्यवस्था थी। ठीक है, ये सब चीजें हम सामाजिक व्यवस्था में देखेंगे। फिर हम धार्मिक व्यवस्था में देखेंगे। धार्मिक व्यवस्था में बच्चों हम क्या देखेंगे, धार्मिक व्यवस्था में मेरे मित्रों हम देखेंगे कि धर्म का कितना इंटरफेयर था राजा के प्रशासन में, और राजा किस प्रकार से धर्म को संरक्षण प्रदान करता है। उस समय में धर्म से संबंधित जो जो चीजें हुई होंगी उसको हम किस में देखेंगे, धार्मिक व्यवस्था में देखेंगे। और अगला है आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था में हम क्या देखेंगे, इकोनॉमी में 3 चीजें ही अर्थ में देखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। प्राइमरी सेक्टर अर्थात कृषि का योगदान कितना था संबंधित कालक्रम में, सेकेंडरी सेक्टर अर्थात कह सकते हैं हम ये फैक्ट्रीज, या फिर कह सकते हैं कि जो जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे मन के बनाने के कारखाने वगैरह, ये सब सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएंगे। और टर्शियरी सेक्टर में क्या आ जाएगा, जो सेवा प्रदाता होते हैं, सैनिक होते हैं, इनको भी तो कुछ ना कुछ दिया जाता था। तो वो कैसे दिया जाता था, क्या उनको नगद रुपया दिया जाता था जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात करें, या फिर उनको सामंत की तरह कह सकते हैं कि उनको सीधे सीधे पूरी पूरी जमीन दे दी जाती थी और सामंतवाद का उदय होता था। तो ये सब चीजें हम किस में देखेंगे, इतनी बात समझ में आई। इसके अलावा मैंने कहा क्रमबद्ध, एक सेंटेंस का प्रयोग किया मैंने क्रमबद्ध। जैसे अब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाना शुरू करूंगा तो मैं एक सीक्वेंस में पढ़ाना शुरू करूंगा कि 4 मिलियन ईयर एगो से में क्या हुआ था, मानव की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, ऑस्ट्रोपिथेकस जैसे मतलब वो थे, ऑस्ट्रोपिथेकस के बाद होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस। इस तरीके से हमें कालक्रम को एक व्यवस्थित क्रम से लेकर के चलेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, पाषाण काल की बात करेंगे, पाषाण काल की बात करेंगे। पाषाण काल के बाद हम किसकी बात करेंगे, स्टोन एज जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ताम्र पाषाण काल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, साथ में ताम्र पाषाण काल की बात करेंगे। ताम्र मतलब क्या होता है, तांबा, पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर, अर्थात हम किसकी बात करेंगे। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, हड़प्पा काल की बात करेंगे। इस तरीके से हम एक क्रम में चलते चले जाएंगे। उसके बाद हड़प्पा काल के बाद हम किसकी बात करेंगे, वैदिक सभ्यता की बात करेंगे। किस प्रकार से वैदिक सभ्यता का उदय हुआ, वैदिक लोग आए और उन्होंने कहा जाता है कि पूरी एक एस्टैब्लिश किया पूरी सभ्यता को, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमें काल क्रम में चल रहे हैं, क्रमबद्धता के साथ चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम हिस्ट्री को उल्टा सीधा पढ़ रहे हैं, बीच से उठाया। जब आप एक बार तो हिस्ट्री आपको क्रमबद्धता से पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद जब क्रमबद्धता आपके साथ आ जाएगी तो फिर आप समझ जाएंगे। क्योंकि होता क्या है, कोई भी घटना होती है तो वो कहीं ना कहीं अपने कुछ पुराने अंश लिए होती है और कुछ नए अंश को क्या करती है, वो नए अंश की शुरुआत करती है। तो जब तक हम उस पुराने अंश को नहीं समझेंगे तब तक नए अंश को समझना मुश्किल है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पुराने अंश को जब हमें समझना होगा तो हमें क्रमबद्धता जाननी बहुत जरूरी है। ठीक है, उसी क्रमबद्धता को हम क्या कहते हैं, क्रमबद्ध तरीके से इतिहास को पढ़ने का प्रयास हम करते हैं। ठीक, अब इतिहास तो बहुत बड़ा है सर, बिल्कुल बहुत बड़ा है। कैसे बहुत बड़ा है, 4 मिलियन ईयर एगो से लेकर के वर्तमान तक हम पढ़ेंगे। तो इतने बड़े इतिहास को सर जी आप कह रहे हो कि मैं 6 महीने में खत्म कर दूंगा। 6 नहीं, 6 तो ज्यादा बोल रहा हूं, 3-4 महीने में खत्म कर दोगे, मैक्सिमम 4 मंथ्स। चलो मैंने मान लिया कि आप 4 महीनों में खत्म करोगे, लेकिन अगर देखा जाए एक एक पॉइंट को, एक एक समय को, एक एक दिन को मैं पढ़ाने जाऊंगा तो बहुत कम समय। 4 साल भी बहुत कम समय है, 40 साल भी बहुत कम समय है। तो हम कैसे पढ़ते हैं इतिहास को सर, क्या हम पूरा पढ़ते हैं ना, पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। इतिहास में हम वही चीज पढ़ते हैं जिस चीज से कोई चेंजेस होते हैं। इतिहास के पूरे कालक्रम में जिस बिंदु पर कहीं ना कोई बदलाव आता है, सामाजिक कालक्रम में प्रभाव पड़ता है, किसी भी चीज के आने से
उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है, और किसी भी चीज के जानने से भी उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है। तो इतिहास में केवल उन चीजों का या उन घटनाओं का अध्ययन करते हैं जिसका इतिहास पर प्रभाव पड़ा, जिसने एक बहुत बड़ा योगदान दिया। ठीक है, जैसे आग का आविष्कार, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, इस चीजों से रिलेटेड जब हम पढ़ते हैं तो हम किस में पढ़ते हैं, इतिहास में। तो हम व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन तो करते हैं, लेकिन किसका करते हैं, जहां पर कोई हमें चेंज मिलता है। किसका अध्ययन करते हैं, चेंज मिलता है, जहां पर कोई क्या होता है, बदलाव होता है। तो हम किसका अध्ययन करते हैं, बदलाव का अध्ययन करते हैं। ठीक, इसके बाद इतना समझ में आ गया इतिहास क्यों पढ़ा जाता है, इतिहास क्या है। बीती हुई घटनाओं का व्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन। व्यवस्थित का तात्पर्य क्या है, उस कालक्रम की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक व्यवस्था से। क्रमबद्धता का तात्पर्य होता है एक सीरीज से ही हम इतिहास को पढ़ते हैं। तो इतिहास क्यों पढ़ते हैं ये आपको समझ में आ गया, इतिहास क्या है ये आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं एक स्टेप और आगे। तो हमने क्या पढ़ा, इतिहास क्यों और इतिहास क्या। ठीक है, अगला है इतिहास कैसे। कैसे की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा तक चैनल को पहुंचाइए, जिससे इसकी रीच बढ़े और हमारा चैनल फेमस हो। आपकी तरह जो बहुत सारे बच्चे होते हैं उन तक हमारी इतिहास की क्लास पहुंचे, और जिससे उनको भी उसमें क्या हो, मदद हो। ठीक है, तो इतिहास कैसे पढ़ना है। ऊपर वाला कट जा रहा है। ठीक है, ठीक है सर। इतिहास कैसे पढ़ते हैं, ठीक, कैसे में हम जानते हैं इतिहास पढ़ने के। अब यहाँ पर हमें क्या जानने हैं, स्रोत कौन कौन से, क्या चीज कौन कौन सी है, स्रोत कौन कौन से। ठीक, तो इतिहास जानने के दो स्रोत हैं हमारे पास। एक कौन सा है, साहित्यिक, साहित्यिक स्रोत, और एक कौन सा है, ऐतिहासिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। सॉरी, एक हो गया ऐतिहासिक स्रोत और एक हो गया पुरातात्विक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत में हम क्या, साहित्यिक स्रोत में हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, इतिहास कैसे पढ़ते हैं, तो इसमें हमने स्रोत को देखा, ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से होते हैं, साहित्यिक स्रोत होता है, पुरातात्विक स्रोत होता है। साहित्यिक से आपको सीधे समझ में आना चाहिए बुक्स, लिटरेचर। उस कालक्रम में कोई ना कोई लेखक जरूर होगा, उस लेखक ने कुछ ना कुछ लिखा होगा, और उस लेखक ने जब लिखा होगा तो उसने हो सकता है प्रशासन के बारे में भी लिखा होगा, राजा के बारे में भी लिखा होगा, राजा की प्रशासन व्यवस्था कैसी चलती है उसके बारे में भी लिखा होगा, अर्थव्यवस्था कैसी चलती है, स्त्रियों की कैसी स्थिति है, इन सब के बारे में हमें साहित्यिक स्रोत से पता चल जाता है। उस कालक्रम में जितने लेखक होंगे, राजा के प्रशंसक होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जब संगम पाल पढ़ेंगे तो होता है वेल कड़क्कू और कील कड़क्कू, ये भी हम देखेंगे। तो वेल कड़क्कू, कील कड़क्कू, इन साहित्यों से भी हमें पता चलता है। उसमें क्या होता है कि कील कड़क्कू का मतलब क्या होता है, कील कड़क्कू का मतलब होता है उपदेशात्मक साहित्य, और वेल कड़क्कू का मतलब होता है प्रेम साहित्य। उस प्रेम साहित्य में या प्रशंसक साहित्य, प्रशंसा साहित्य में राजा की प्रशंसा से संबंधित कविताएं लिखी जाती हैं, और जो उपदेशात्मक होती हैं वो वेल कड़क्कू में आती है। इसी तरीके से हर कालक्रम में हमें साहित्यिक स्रोत से
क्या क्या पता चलता है कि उस संबंधित काल में क्या क्या लिखा गया। जैसे जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं तो हमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये सारी चीजें मिलती हैं। इनमें हमें कहानी मिलती है, इनमें हमें दृष्टिकोण मिलती है, विचारधारा मिलती है, सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का जीवन स्तर कैसा है उसके बारे में पता चलता है। इसके अलावा प्रशासन कैसा चल रहा है इसके बारे में भी हमें पता चलता है। किससे पता चलता है? साहित्य स्रोत से। ठीक है। अच्छा सर, अगर मान लीजिए साहित्य से हमें नहीं पता चल पा रहा है तो हम किस में देखेंगे? तो हम पुरातात्विक स्रोत में देखेंगे। एक्चुअली होता क्या है, साहित्य से हमें यह पता चला कि उस समय का समाज, साहित्य या सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, राजा का राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, लेकिन इसको स्पष्ट कौन करता है? पुरातात्विक स्रोत। ठीक। जैसे अशोक के बारे में लिख दिया गया, अशोक इतना महान था, अशोक ने इतने शिलालेख लिखवा दिए, अशोक ने शिलालेख लिखवाए थे, बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख। कल्पना करिए अगर पुरातात्विक स्रोतों में ये शिलालेख हमको मिलते ही नहीं और हम इनकी ब्राह्मण, आर्मेयिक, खरोष्टी लिपि को पढ़ ही ना पाते, समझ ना पाते, या हम कह सकते हैं कि अगर ये शिलालेख हमें मिले ही नहीं होते तो उस प्रामाणिकता को क्या स्पष्ट किया जा सकता था? अगर लिटरेचर में लिखा भी हुआ है तो हम कहते हैं हो सकता है कि अतिशयोक्ति रही होगी। जैसे प्लूटार्क वगैरह लिखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने लाखों हाथियों की सेना लेकर के संपूर्ण भारत को रौंद डाला। अब ये प्रहसन का विषय है, हंसने का विषय है। कैसे? क्योंकि हमारे पास पुरातात्विक स्रोत है ही नहीं। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं वो साहित्यिक स्रोत के प्रमाण है कि हाँ भैया ऐसा था। अगर अशोक ने शिलालेख बनवाए हैं, 100 शिलालेख बनवाए हैं, तो कम से कम 20 तो मिले, 50 तो मिले। बनाए उसने 100 है, साहित्य में आपने लिख दिया कि 100 शिलालेख बनाए हैं, और जब हम देखने गए तो वहां पर हमें एक भी शिलालेख नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब? तो कहने का मतलब यह है कि जो साहित्य में लिखा गया है उसका स्पष्टीकरण हमें कहां मिलता है? पुरातात्विक स्रोतों में मिलता है। ठीक है। पुरातात्विक स्रोतों में हम क्या देखते हैं? हमें स्केलेटन मिला, उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक। हमें कॉइन्स मिले। अब यह बताया गया कि भैया बड़ा अच्छा युग था, किसी एरा को बता दिया था गुप्त काल को स्वर्णिम युग था। कैसे पता चलेगा कि वहां पे आर्थिक समृद्धि उस काल में थी? कॉइन से। कॉइन्स में सोने का परसेंटेज कितना यूज किया गया है? सोने का परसेंटेज जितना ज्यादा होगा यानी वहां की आर्थिक समृद्धि उतनी अच्छी होगी। ठीक है, समझ रहे हैं? कॉइन्स बताते हैं कि उस संबंधित काल में आर्थिक समृद्धि किस स्तर की थी। तांबे के ज्यादा सिक्के देखे गए कि कांसे के सिक्के ज्यादा थे कि चांदी के थे कि सोने के थे? ये किससे पता चलता है? कॉइन से। स्केलेटन हो गया, कॉइन्स हो गया, इसके बाद कह सकते हैं हम लोग शिलालेख हो गए, ताम्रलेख हो गए, तांबे के उसके ऊपर लिखा जाता है। इसके अलावा जो भी हम कह सकते हैं स्कल्पचर लिखा गया है, जो भी हमें वहां पर भवन देखने को मिलता है, कोई भी चीज मिलती है, तो वो सारी चीज हम किस में रखते हैं? पुरातात्विक स्रोत में। साहित्यिक स्रोत में जैसे वेद हो गए, उपनिषद हो गया, ब्राह्मण हो गए, आरण्यक हो गए, इसके अलावा चाणक्य हो गए, ये सब चीजें हो गई। ठीक। अच्छा, इसके बाद एक चीज और होता है, जब हम साहित्य को देखते हैं तो हमें दो चीजें और देखने को मिलती हैं। साहित्य या तो लोकल रूलर के द्वारा लिखा जाएगा या तो कोई फॉरेनर आएगा उसके द्वारा लिखा जाएगा। अब यहां भी हम ये देख लेते हैं, उस साहित्य की प्रामाणिकता को हम समझ जाते हैं। लोकल ऑथर ने जब लिखा तो उसने अलग दृष्टिकोण से लिखा, फॉरेनर ने जब लिखा तो उसने अलग दृष्टिकोण से लिखा, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी होगी। ठीक है। तो जब हम साहित्य को देखते हैं तो साहित्य में भी हमें स्पष्टीकरण मिल जाता है कि लोकल ऑथर और फॉरेनर ऑथर दोनों को हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हम ये स्पष्ट कर देते हैं नहीं यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण में बिल्कुल अंतर मिलता है। जैसे मैं एग्जांपल देके आपको बता दूं, चाणक्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका, इसके बारे में हम जानते हैं। मेगास्थनीज की इंडिका में मेगास्थनीज कहता है कि दास तो यहाँ थे ही नहीं, दास प्रथा यहाँ थी ही नहीं, और
चाणक्य कहते हैं कि दास प्रथा यहाँ पर प्रचलित थी। अब होता क्या है कि हम जब कहीं से आते हैं तो हम अपनी विचारधारा, अपना एक दृष्टिकोण, अपना एक माइंडसेट लेकर के आते हैं। तो संभवतः मेगस्थनीज जहां से आया था उसने अपने यहाँ पर दासों का इस प्रकार से नहीं देखा कि दास जो थे वो फैमिली के एज अ पार्ट की तरह रहते होंगे, तो उसने ये माना ही नहीं कि वो दास थे। जबकि चाणक्य कहता है कि यहाँ पर दास जो थे वो एक ठीक ठाक अवस्था में थे। हम लोग भी जानते हैं कि पहले क्या होता था कि घर में कोई एक ना एक काका ना बाबा ऐसे करके रहते थे, जो बूढ़े बुजुर्ग उनके साथ रहते थे और वो हमारे घर का ही एक हिस्सा हुआ करते थे। ये हमारी संस्कृति थी कि हम किसी को ऊंच और नीच से नहीं देखते थे, हम सबको परिवार ही मानते थे। और वही दास को भी उस समय परिवार मान रहे थे, जो मेगस्थनीज देख नहीं पाया। लेकिन इसीलिए उसने कहा था कि यहाँ पर दास प्रथा नहीं थी, जबकि चाणक्य कहता है कि दास प्रथा प्रचलित थी। इसी तरीके से जब हम फाहयान की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं? कालिदास और फाहयान की बात करते हैं। कालिदास और फाहयान दोनों विक्रमादित्य के आसपास थे, लेकिन फाहयान जो विदेशी यात्री था उसने विक्रमादित्य के बारे में इतना नहीं लिखा और कालिदास ने काफी लिखा। ठीक है, कहने का मतलब है कि दोनों ऑथर में एक अलग अलग दृष्टिकोण मिलता है, उसको हम कंपेयर करते हैं और उस कालक्रम का एक इतिहास निकालते हैं और उसमें जो जो चेंजेस होते हैं उनको हम पढ़ते हैं और तब हम इतिहास को पूरा लिखते हैं। तो यहां से हमने देखा इतिहास लिखा कैसे गया और इतिहास को हम कैसे पढ़ते हैं। कैसे लिखा गया? साहित्यिक स्रोत को पढ़ा गया, साहित्यिक स्रोत में लोकल ऑथर, फॉरेनर ऑथर दोनों को पढ़ा गया, दोनों को कंपेयर कराया गया और फिर उसके बाद हम एक निष्कर्ष पर निकले कि वहां की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। और फिर जब हमने पुरातात्विक स्रोत ढूंढे तो पुरातात्विक स्रोतों से हमने क्या पाया कि हाँ, ये इसमें जो बातें लिखी गई हैं ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इनका स्पष्टीकरण, इनका प्रमाण, इनका प्रूफ पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध है। ठीक, और अब अंग्रेजों पे आ जाते हैं। तो वो 3 प्रश्न मैंने आपको स्पष्ट कर दिए। क्या? इतिहास क्यों पढ़ना है, इतिहास क्या है और इतिहास कैसे पढ़ना है। अब हम देखेंगे भारत में इतिहास का इतिहास। अच्छा शब्द है, भारत में इतिहास का इतिहास, कि आखिर भारत में इतिहास के विकास का कालक्रम क्या है। भारत में इतिहास के विकास का कालक्रम क्या है? तो भारत में जब इतिहास खोजा गया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जनवरी 1761 के आसपास एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और ऐसी संस्थाएं जब अंग्रेजों ने बनाई तब उन्होंने इतिहास को, भारत के इतिहास को पढ़ने का प्रयास किया। भारत में कई सारी पुरानी पुस्तकें, लिटरेचर, हमारा समृद्ध साहित्य था, उसको इन्होंने ट्रांसलेट करना प्रारंभ किया। उस ट्रांसलेशन में इन्होंने भारत के बारे में जानने का प्रयास किया। और मैं ये भी बता दूं, ट्रांसलेट करने के साथ साथ इतिहास को तोड़ा मरोड़ा भी, इतिहास को तोड़ मरोड़ करके भी हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। लेकिन मैं इतिहास को एकदम, आप निश्चिंत होकर रहिए, मैं अनबायस्ड होकर के ही आपको इतिहास को पढ़ाऊंगा। तो इतिहास को 1761 में जब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है, तब क्या होता है कि साहित्य को, भारतीय इतिहास को समझने का प्रयास किया जा रहा है। और अब ध्यान दीजिएगा, इतिहास को समझने का प्रयास किससे किया जा रहा है? इतिहास को जो समझा जा रहा है वो बेस हमने क्या बनाया है? लिटरेचर, साहित्य। किसको बनाया है? साहित्य को। तो जब साहित्य को हमने बेस बनाया है, अंग्रेजों ने पूरा अपने चश्मा पहन लिया साहित्य का, और वो इतिहास को किसमें खोजने लगे? साहित्य में। क्या
साहित्य वैदिक सभ्यता में इनको मिला, ठीक। और इन्होंने वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इन सब चीजों को पढ़ने के बाद इन्होंने माना कि भारत में जो सभ्यता आई वो पहली सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ढूंढना कहां शुरू किया? लिटरेचर में। और मैं पढ़ाऊंगा जब आपको इतिहास तो बताऊंगा, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या होता है कि जिसमें साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं है, केवल पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध है, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक स्रोत क्या होता है? जिसमें साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध है, पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध है, लेकिन साहित्यिक स्रोत को अब तक पढ़ा नहीं जा सका। और ऐतिहासिक स्रोत की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा? पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत दोनों उपलब्ध है और दोनों को पढ़ा जा सका। थर्ड प्रोसेस में ये लोग आए साहित्यिक स्रोत में, जहां पर इन्हें क्या था? साहित्यिक स्रोत उपलब्ध था और वो पढ़ भी सकते थे। वो गए वैदिक सभ्यता में और उन्होंने कहा भारत के इतिहास का जो प्रारंभ है वो वैदिक सभ्यता से ही खोजा गया। उन्होंने हमारे सामने इंपोज किया, हमको बताया कि भाई साहब आप आर्यों के द्वारा बसाए गए लोग हैं, बाहर से आर्य आए थे, उन्होंने आपके ऊपर आक्रमण किया। और अच्छा, इसके बारे में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बताया, हरियप्पा करके एक शब्द मिलता है ऋग्वेद में, इंद्र के द्वारा हरियप्पा, इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है, किले तोड़ने वाला, हरियप्पा को तो हरियप्पा के ऊपर अटैक किया। हरियप्पा और इंद्र के युद्ध की बात मिलती है, तो ये हरियप्पा उन्होंने हड़प्पा से संबंधित बात को खोजा और उन्होंने कहा कि आपके ऊपर अटैक कर करके और आपको दास बनाया गया, ठीक। आपकी शुरुआत हुई है वैदिक सभ्यता से। लेकिन इतिहास ऐसा बीज है जो धरती फाड़ के निकलता है। 1761 के बाद 1820 का एरा आता है। ये एरा हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां से यूरोपियन कंट्रीज में शुरुआत होती है पुरातात्विक स्रोतों की, आर्कियोलॉजिकल सर्वेस की, पुरातात्विक चीजों पे बात होती है और यूरोप में शुरू होता है पुरातात्विक खोज, ठीक। इसी समय मैं बात करूंगा क्रिश्चियन बर्गिनस थॉमसन, बात करते हैं कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर काल को 3 भागों में बांटते हैं, लौह कालीन, ताम्रपाषाणी कालीन, है ना, इस तरीके से 3 और पाषाण काल, 3 भागों में वो बांटते हैं कोपेनहेगन सामग्री के आधार पर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? 1853 में भारत में कई सारे विकास हो रहे थे, रेलवे लाइन बिछ रही थी, ठीक है। तो जब रेलवे लाइन बिछ रही थी तो इन्हें ईंटों की जरूरत थी और जब खुदाई हुई तो उन्हें काफी बड़े बड़े पत्थर मिले। ये इतना नहीं समझ पाए कि ये ईंट के पत्थर किस चीज के हैं, जो बने बनाए पत्थर भारत से निकल रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के कई सारे पत्थरों का प्रयोग इन्होंने रेलवे लाइन बिछाने में किया और समझ नहीं पाए। लेकिन फिर उसके बाद 1861 में जाकर के भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे पर शोध होना प्रारंभ हुआ और उसी क्रम में भारत में स्थापना होती है किसकी? ASI की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इसी बीच में रॉबर्ट बुशफुट को तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थान पे हैंडेक्स मिलता है, एक कुल्हाड़ी मिलती है जो पुरातात्विक काल की बोली जाती है। तब इनकी ये नींद से जागे अंग्रेज, औपनिवेशिक शासक हमारे नींद से क्या जागे, जब तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थान पर इनको हैंडेक्स मिलता है, कुल्हाड़ी मिलती है, तब ये नींद से जागते हैं और कहते हैं कि आखिरकार इनका इतिहास केवल वैदिक काल से नहीं प्रारंभ है, इनका इतिहास तो बहुत पुराना है। इनका इतिहास को जानने के लिए हमें पुरातात्विक स्रोतों को खोजना पड़ेगा, खंगालना पड़ेगा। और जब इन्होंने खंगाला तब इनको समझ में आया जाकर के 1761 से 1861 के आसपास कि यस, हमें अगर भारत के इतिहास को समझना है तो केवल एक चश्मे को पहन करके हम इतिहास को नहीं समझ सकते,
हमें कई दृष्टिकोण अपनाने होंगे, तब हम भारत के इतिहास को समझ सकते हैं। जब उन्होंने ये सारी चीजें समझी, तब उन्होंने भारत के इतिहास को पुरातात्विक स्रोतों पर खोजना प्रारंभ किया। और फिर हम आगे चल के जानते हैं कि जॉन मार्शल ऐसे लोग आए जिन्होंने इतिहास को खोजा और पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर भारत के इतिहास का एक पूरा स्पष्टीकरण किया। ठीक है, लेकिन अब इतिहास में जो किताबें लिखी गई हैं उनके भी अपने अपने दृष्टिकोण हैं। कैसे दृष्टिकोण है? इतिहास जो लिखा गया उनका भी अपना अपना दृष्टिकोण है। कैसा दृष्टिकोण है? तो जब हम इतिहास में साहित्य को पढ़ते हैं तो उसमें 3 दृष्टिकोण मिलते हैं। जब इतिहास को एलाबोरेट किया जाता है, इतिहास को समझाया जाता है, इतिहास के बारे में बताया जाता है, तो इसमें 3 दृष्टिकोण मिलते हैं। पहला दृष्टिकोण होता है औपनिवेशिक दृष्टिकोण। दूसरा दृष्टिकोण होता है कौन सा दृष्टिकोण? राष्ट्रवादी विचारधारा, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। और तीसरे नंबर पर आता है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। औपनिवेशिक दृष्टिकोण में मैंने बताया कि भारत के इतिहास को 1761 में जब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बन गई थी, तो उन्होंने भारत के इतिहास को ट्रांसलेट करना शुरू किया। और उन्होंने बताया कि आप तो गुलाम रहने के आदी हो, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आप पर पहले से कई बार इन्वेजन हुआ था और आप इसके आदी हो, हम तो आपको सभ्य करने आए हैं, आप एक असभ्य सभ्यता हो जिसको हम सभ्य करने आए हैं। और उन्होंने भारत के इतिहास को जो प्रस्तुत किया अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी अच्छाई के अनुसार, किसने प्रस्तुत किया? औपनिवेशिक विचारधारा के इतिहासकारों ने। उसके बाद राष्ट्रवादी विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारकों ने बताया जैसे जब औपनिवेशिक विचारधारा होती है तो वे सिकंदर के आक्रमण को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं। वहीं राष्ट्रवादी विचारधारक जो होते हैं वो गुप्त काल को स्वर्णिम युग कहते हैं। वो ये चीज भी बताते हैं कि इतिहास में अगर आप औपनिवेशिक शासनकाल की बात कर रहे हो तो हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसी भी चीजें हुई हैं हमारे इतिहास में जो संपूर्ण विश्व को सीखने के लिए प्रेरित करती हैं, हमारे देश को गौरवान्वित करती हैं, हमारे देश के नागरिकों को गौरव प्रदान करती हैं। आप उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? तो राष्ट्रवादी विचारधारकों ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि आप इन सब चीजों पे बात की और कह सकते हैं औपनिवेशिक जो ऐतिहासिक कार थे, विचारधारा वाले लोग थे, इनके काउंटर में ये आए थे राष्ट्रवादी विचारधारा। और फिर तीसरे पे हम देखते हैं मार्क्सवादी। मार्क्सवादी क्या थे? इन दोनों से एकदम अलग थे। राष्ट्रवादी से कहते हैं आप बात तो एकदम सही करते हो कि हाँ चीजें देखने वाली थी, आप बात कुछ सही करते हो कुछ गलत करते हो, लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हो। आपके आंकड़े जो होते हैं वो अतिशयोक्ति के घेरे में आते हैं। इसके अलावा आप डेट मेंशन क्यों नहीं करते हैं? प्रामाणिकता आपके में कम है। इसके अलावा आपकी संपूर्ण इतिहास केवल राजा के इर्द गिर्द घूमती है। क्या वहां पर जो समाज था, वहां की जनता थी, वहां की प्रजा थी, इसको आप क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं? तो आप इसको भी इंक्लूड करिए। प्रजा को आप इतना नेग्लेक्ट क्यों कर देते हैं? तो इन सब चीजों की बात किसने की? मार्क्सिस्ट विचारधारा ने। होप सो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं अपने, एक बार फिर मैं रिवीजन मारूं, फिर हम पीपीटी की तरफ चलते हैं। इतिहास क्यों बीती हुई? क्यों? क्योंकि हमें भूतकाल में जो गलतियां हुई उनसे हम सुधार कर सके। इतिहास क्या है? बीती हुई घटनाओं का व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध अध्ययन। व्यवस्थित का तात्पर्य कालक्रम से राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, और फिर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इतिहास को हमें कैसे पढ़ना है। साहित्यिक स्रोत होते हैं और लिटरेचर होता है। साहित्यिक स्रोत में यहाँ पर लोकल राइटर्स ऑथर होते हैं और फॉरेन राइटर होते हैं। इन दोनों को हम पढ़ते हैं और साहित्य को समझते हैं और फिर उसका प्रमाण किसमें खोजते हैं? पुरातात्विक स्रोतों में, जिसमें हम क्या देखते हैं? स्केलेटन, कॉइन, शिलालेख, इन सबको देखते हैं। उसके बाद हमने इतिहास को देखा कि कैसे 1761 में पहले एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। फिर 1820 में जाकर के यूरोप में जाकर के क्या हुई? यूरोप में पुरातात्विक स्रोतों पर
खोज हुई। और फिर 1853 में जब यहाँ पर रेलवे लाइन बिछ रही थी, उसी समय कई सारे पुरातात्विक पत्थर वगैरह निकलते हैं और इनको लगा कि पता नहीं क्या चीज है, और इन्होंने उसका प्रयोग किया। जब इनको डेवलपमेंट हुई और खुदाई शुरू हुई, उसी क्रम में जब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा था, तब फिर क्या हुआ कि तमिलनाडु के पल्लव नामक स्थान पर हैंडेक्स मिलता है। और फिर भारत में ये इतिहास को समझ जाते हैं कि इतिहास को समझना है तो पुरातात्विक स्रोतों को भी हमें पढ़ना पड़ेगा। और फिर 1861 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। इतनी चीजें हमने देखी। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। 2 मिनट के लिए मैं इसको लिखा रहा हूं, जिससे अगर आपको लिखना हो तो देख लीजिए। ठीक है। और पुरातात्विक, इसको भी लीजिए। पुरातात्विक स्रोतों में हम क्या देखते हैं कि इनकी एज क्या होती है। एज को हम कैसे मेजर करते हैं, तो बहुत सारी टेक्निक होती है, जैसे कार्बन डेटिंग, ये सब टेक्निक का प्रयोग करके हम एज को पता कर देते हैं। ठीक है। और पुरातात्विक स्रोतों कैसे किया जाता है, तो खुदाई की जाती है, इसमें एक लेयर होती है, खड़ी खड़ी होती है, सब में अलग अलग है। मैं जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए पीपीटी पे चलते हैं। पाषाणकालीन इतिहास। आज थोड़ा सा मानव का अनुभव बता करके फिर इसको मैं खत्म करूंगा, और फिर कल हम शुरुआत करेंगे पूरा पाषाण काल से। पूरा पाषाण काल को किस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। और इसके साथ साथ बताऊंगा कि इतिहास में आदि ऐतिहासिक काल क्या है, ये मैं आज ही बता देता हूँ। ठीक है, अभी बता देता हूँ, आज के अभी बता देता हूँ। तो इतिहास को लिखा कैसे जाता है, तो जब हम इतिहास को लिखते हैं तो इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल, और थर्ड इज ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जो है वो प्राक और ऐतिहासिक काल से बना हुआ है, अर्थात प्राचीन इतिहास। इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं होते हैं। 2 स्रोत मैंने आपको बताया था, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। इसमें साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध होते हैं। अर्थात यहाँ पर इतिहास पढ़ने का हमारे पास एक ही साधन है, वो क्या है? पुरातात्विक स्रोत। आद्य ऐतिहासिक स्रोत क्या है कि हमारे पास साहित्यिक स्रोत तो हैं, लेकिन इनको अभी तक हम पढ़ नहीं सके, जैसे हड़प्पा काल। और इसमें कौन सा आएगा प्रागैतिहासिक काल में? हाँ, तो प्रागैतिहासिक काल में कौन सा आएगा? साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों आएंगे, लेकिन साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हमारे पास नहीं है। क्या उपलब्ध है? पुरातात्विक स्रोत। अर्थात हम जो इतिहास को पढ़ेंगे वो पुरातात्विक स्रोत के आधार पर पढ़ेंगे, समझेंगे। और आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है? साहित्यिक स्रोत उपलब्ध तो होते हैं, लेकिन वो अभी तक पढ़े नहीं जा चुके हैं। क्या पढ़ा हमने? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत को हमने देखा, उसके आधार पर हमने इतिहास को पूरा का पूरा समझा और इतिहास को जाना। और फिर उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, जिसमें हम स्पष्ट प्रमाण के साथ कह सकते हैं कि हाँ ये सारी बातें सही हैं। वो किस में आता है? ऐतिहासिक काल में। यहां पर हमें क्या है? पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत दोनों उपलब्ध हैं। ठीक। मानव का उद्भव।
ये है अफ्रीका। ये देखिए, ये देख रहे हैं, अफ्रीका है। और यहाँ पर कुछ फोटोज बनेंगे। तो मानव का जो विकास हुआ था वो अफ्रीका से हुआ था, और अफ्रीका से ये क्या हुए थे, स्प्रेड हुए थे। आपको पता होगा पेंजिया और पैंथलासा सबसे पहले सारे स्थल एक साथ जुड़े हुए थे। फिर क्या होता है, समंदर चारों, जैसे पेंजिया कहते हैं जब सारे स्थल जुड़े होते हैं, तो आसपास से सागर को हम क्या कहते हैं, पैंथलासा कहते हैं। फिर उसके बाद में इनमें डिवाइड होता है, बीच में टेथिस सागर आता है। ये सारी बातें जब ज्योग्राफी होगी तब बात करेंगे। तो कहने का मतलब है कि पहले ये आपस में जुड़े हुए थे, और यहीं से सबसे पहले मानव का उद्भव हुआ था। किसमें हुआ था, ड्रैप्टोथिकस में हुआ था, एक तरीके से कह सकते हैं गिबन थे ये, ठीक है। और यहीं से ये स्प्रेड होते हैं चारों तरफ, और यहीं से इनका विकास होता है, किसका, मानव जाति का। और फिर यहां से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 4 मिलियन ईयर एगो से, 4 मिलियन ईयर एगो में हम किसको देखेंगे, ऑस्ट्रोपिथेकस को देखेंगे, ठीक है। ऑस्ट्रोपिथेकस एक्चुअली जो होता है ये ट्रांजिशन फेज होता है। ट्रांजिशन फेज क्या होता है, ट्रांजिशन जो होता है, जैसे हम कभी निकले घर से और जब हम गांव से शहर की ओर आते हैं, तो ऐसा तो होता नहीं कि एकदम से शहर आ जाता है, कहीं ना कहीं बीच में ऐसी जरूर जगह आती है जहां कुछ लक्षण हमें शहर के भी मिलते हैं, कुछ गांव के भी मिलते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक से लेकर के दूसरे के बीच का जो काल होता है, गांव से शहर तक जाते तो जो बीच का फेज होता है वो ट्रांजिशन फेज होता है। तो ये जो ट्रांजिशन फेज है आइस एज से वार्म एज की तरफ, वो क्या था, ऑस्ट्रोपिथेकस ने होता। और जब हमारा एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो उसका असर भी हमारे ऊपर पड़ता है, जैसे डार्विन ने कहा था। डार्विन ने योग्यता की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया था। डार्विन ने कहा था कि जो योग्य है वो जिएगा, और इसी के हिसाब से मनुष्य भी अपने आप को धीरे धीरे चेंज करता गया, अपने आप को एटमॉस्फेयर के हिसाब से चेंज करता गया, योग्य बनाता गया, और वो सरवाइव कर पाया इस अर्थ पे। और ऑस्ट्रोपिथेकस 3 से 4 मिलियन एगो थे। उसके बाद होमो हैबिलस है 2 मिलियन ईयर एगो में, और फिर आते हैं होमो इरेक्टस आते हैं, फिर आते हैं निएंडरथैल आते हैं, और फिर आते हैं मॉडर्न, ठीक। जो ऑस्ट्रोपिथेकस होता है, ऑस्ट्रोपिथेकस से होमो हैबिलस को जब हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे किसमें, पूरा पाषाण। ये सारा पूरा पाषाण काल है, लेकिन पूरा पाषाण काल को पढ़ने की सुविधा के हिसाब से इतना बड़ा काल है। अगर मैं बात करूं तो लाखों वर्ष से 10,000 तक क्या रहेगा, लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 तक क्या रहेगा, यहाँ पर पूरा पाषाण काल है। और 10,000 से लेकर के 9,000 तक क्या रहेगा, कह सकते हैं 9,000 से लेकर के 10,000 तक क्या रहेगा, मध्य पाषाण काल रहेगा। और इसके बाद हम किसको देखेंगे, नवपाषाण काल को देखेंगे। तो सबसे बड़ा टाइम पीरियड किसका निकल रहा है यहाँ पर, पूरा पाषाण काल का निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, सबसे बड़ा टाइम पीरियड। लाखों वर्ष हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल में। और इतिहास में हमेशा याद रखिएगा कि जितना हम पीछे होंगे उतना डेट मायने नहीं रखती। जब हम मॉडर्न में आएंगे तो हमारे लिए एक एक डेट इंपॉर्टेंट होगी। जब हम असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे तो मैं डेट भी बताऊंगा आपको। जैसे मुझे 1761 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी 15 जनवरी को, ये याद है। लेकिन उसके पहले सोचिए कि गौतम बुद्ध की कौन सी डेट में जन्म हुआ था, ये बताना मुश्किल है। तो हम जितना ज्यादा पीछे जाएंगे उतना ज्यादा हम क्या करेंगे कि डेट्स पे बात उतनी नहीं होगी। डेट्स पे बात कब होगी, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में आएंगे। तो पूरा पाषाण काल में लाख से 10,000 वर्ष में पूरा पाषाण काल, और फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। लेकिन पूरा पाषाण काल इतना बड़ा था कि इसे हमें कितने भागों में बांटना पड़ा, 3 भागों में। कौन कौन से थे, निम्न पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, और निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और उच्च पूरा पाषाण। ठीक, कितने भागों में बांटा हमने,
3 भागों में, ठीक है। किसको? पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो जब हम ऑस्ट्रोपिथेकस से होमो हैबिलस के बीच में चेंजेस देखेंगे, इन दोनों के बीच में, तो हम किसके बारे में पढ़ रहे होंगे? निम्न पूरा पाषाण काल, जिसके बारे में हम बात करेंगे कल। और जब हम होमो इरेक्टस से होमो हैबिलस से होमो इरेक्टस के बीच में आता है, तब हम किस में बात करेंगे? मध्य पूरा पाषाण काल में। ये जो ट्रांजिशन किस में होगा? मध्य पूरा पाषाण काल में। और फिर जब हम निम्न हो गया, मध्य हो गया, जब हम उच्च पूरा पाषाण काल में बात करेंगे, तो नियंडर स्थल से किस प्रकार मॉडर्न मैन की बातें होगी, तो ये किस में होगी? हमारी उच्च पूरा पाषाण। मॉडर्न भी उतना नहीं था, तो मैग्नन के समय की बात हो सकती है उच्च पूरा पाषाण काल में। फिर आएंगे हम मध्य पाषाण काल में, फिर हम आएंगे नव पाषाण काल में। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? हड़प्पा की बात करेंगे। तो ये चेंजेस, ये ट्रांजिशन जब हम देखेंगे तो किसमें देखेंगे? निम्न पूरा पाषाण काल में। फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स भी होंगी, जैसे अतिपरक्कम, हथनौरा, पल्लवरम, ठीक है, निवासा, इन सब चीजों की हम बात करेंगे। और कल इंपॉर्टेंट साइट्स भी मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट था, कल हम इसके आगे बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। और कल कॉपी पेन अगर आज नहीं हो तो कल जरूर लेके बैठिएगा, कल हम इंपॉर्टेंट साइट्स भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।